स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल बात की थी कि हमने कल कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और हमने जेनेरिक गाइडलाइंस पे बात की थी कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए प्रिपरेशन करते हुए एफसीएमए के लिए। और इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करना होता है ताकि हम टाइम मैनेजमेंट को रूल को अप्लाई कर सकें और अपना टाइम मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज कर सकें। और पेपर के अंदर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे वो एज पर हमारी कमिटमेंट कि हमने डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट डे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आई थिंक सो जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था कर लिया हुआ है, और बाकी फिर जिसने आना हुआ वो हमें साथ साथ फर्दर ज्वाइन भी करता रहेगा। तब तक हम अपने सेशन को ये है कि स्टार्ट कर लेते हैं। हम फर्दर टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते। अब आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन शो हो रहा है और ये क्वेश्चन ब्लर है। आई थिंक सो ये बाकी किसी फाइल में भी क्वेश्चन रीड अभी तक नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई सवाल नहीं है आई थिंक, ये मतलब किसी दूसरी फाइल में जो है वो रीड हुआ। सो हम इसको यहीं से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें वो ये कहता है कि सवाल की रिक्वायरमेंट को अगर पढ़ें तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लॉस्ट बाय द फायर। हमने वो वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है कि जो आग लगने के वजह से इन्वेंट्री जो है वो जल के ज़ाया हो गई। अब उसने ऊपर हमें सारी एक कहानी लिख के दे दी है कि कंपनी में ऐसे ऐसे हुआ था। वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं वाकर प्रोडक्ट्स कंपनी जो है ना, वो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हाईली फ्लेमेबल क्लीनिंग फ्लूइड को बनाती है। और कहता है ऑन May 31 जो है कंपनी के अंदर एक आग लगती है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग बिल्डिंग के अंदर और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर से कुछ मटेरियल जो है वो जाया होता है और कुछ इनमें से इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेव कर लिए जाते हैं। फिर कहता है कि आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद जब उस पर काबू पा लिया जाता है, फिर कहता है कि फिजिकल इन्वेंट्री जब आप उसको देखते हैं तो आगे उसने बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल इतनी वैल्यू का हमारे पास जो है वो सेव हो जाता है, इतनी वैल्यू की फिनिश गुड्स, और इसी तरह इतनी वैल्यूज की सप्लाईज वगैरह। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि इन्वेंट्री ऑन January 1 जो है हमारे पास रॉ मटेरियल इतनी वैल्यू का था, वर्क इन प्रोसेस जो है वो 50,000 का, फिनिश गुड्स 70,000 के, और सप्लाईज हमारे पास 2,000 रुपए के थे। टोटल वाला कॉलम में इसने टोटल वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हम रिव्यू करें अकाउंट्स का तो शो होता है कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर हमारे पास इतनी सेल हुई थी और इतने हमारे उनके ऊपर सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। अब बात यह है कि सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, शेयर कर देंगे हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। वो आज या कल में चैनल के ऊपर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, फिर लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे। अच्छा, फिर कहता है कि जो सेल फॉर द फर्स्ट 5 मंथ है ना, वो है 1.5 लाख की, और रॉ मटेरियल जो परचेज किया गया है वो 50,000 का, फ्रेट परचेजेस के ऊपर जो पे हुई हैं वो 5,000 की हैं, डायरेक्ट लेबर जो है वो फर्स्ट 5 मंथ की 40,000 की है, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना फर्स्ट 5 मंथ के, वो कहता है कि 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। मतलब क्या कि जो आपकी लेबर कॉस्ट आ रही है ना उसका 50% आपका फैक्ट्री ओवरहेड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लेबर कॉस्ट आ रही है 40,000, तो इट मीन इसका 50% 20,000 हो गया। तो ये वो 20,000 होगा जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। क्वेश्चन अब हमने पढ़ लिया हुआ है, अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं कि ये सॉल्व किस तरह हुआ है। ये देखें, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस आप लोगों के पास आ चुका हुआ है 1,35,000 का। परचेजेस आप लोगों ने 50,000 की ऐड कर दी। उनके ऊपर जो फ्रेट चार्जेस पे किए 5,000 के, वो भी इसी तरह लिख लिए, डायरेक्ट लेबर भी लिख ली,
और ओवरहेड भी 50% लिख लिए। टोटल जब हम इनका सम करेंगे तो ये पता चला कि टोटल वैल्यू जो थी वो थी 2.5 लाख रुपए का सामान। ठीक है, मालियत। अब इसमें से आप देखें कि वो कहता है कि फर्स्ट 5 मंथ की सेल जो है ना वो 1.5 लाख है। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज है कि जो वो सेल है वो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल की वैल्यू तो सेम नहीं होगी ना। अब हमने इसमें से क्या करना है कि हमने इस सेल के अंदर से वो पोर्शन माइनस करना है जो प्रॉफिट का पार्ट बनना था, और वो देखना है कि वो जो सेल हुई है उनकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, ताकि हम ऊपर से उसमें से माइनस करके फिर नीचे नेट इफेक्ट ला सकें। अब उसके लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का होना जरूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा जाके पढ़ें तो उसने पिछले 5 साल का हमें डाटा दे दिया है सेल्स का, और पिछले ही 5 साल का हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का सम लेंगे 5 साल का और सेल्स का सम लेंगे, इनकी निकालेंगे एवरेज। एवरेज के बाद जो दोनों वैल्यूज आएंगी उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जो जितनी परसेंटेज आएगी ना उस परसेंटेज से हम इस 5 मंथ की सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस 5 मंथ की सेल का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और वो बनता है कोई 33%, ये 30%, ये देखें नीचे ना, एवरेज जीपी और एवरेज सेल निकली हुई है, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या ना 30% आया हुआ है। अब 1.5 लाख का आपने 30% जब निकाला तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45,000। अब 1.5 लाख में से 45,000 माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कह लें कि आती है 1,05,000 की। अब इस 1,05,000 को हमने माइनस करना है, जो ऊपर हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट किया 2.5 लाख की। उस ढाई में से जब 1,5 माइनस हुआ तो पीछे हमारे पास बचा 1,45। अब इस 1,45 में क्या क्या है, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। अब इसमें से देखें, उसने आपको बताया है कि जब आपने आग लगने के बाद सामान गिना कि कितनी मालियत का सामान था, तो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि हमें हमारे पास 30,000 का मटेरियल बच जाता है और फिनिश गुड हमारे पास 60,000 की बच जाती है। तो मतलब 1,45 में से 90,000 का सामान बच गया, और जो रिमेनिंग वैल्यू बची 55,000, ये वो वैल्यू आई है जो हमारे पास आग लगने की वजह से जाया हो गई थी। मतलब 55,000 रुपये का मालियत का सामान हमारा फायर लॉस के अंदर जल के जाया हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्लियर है तो मुझे बताएं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म करें क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। एक, आप लोग काइंडली ना रिस्पॉन्ड दोबारा दोबारा करते रहें, ताकि और टाइमली करते रहें, ताकि मैं ना आगे मतलब हमारा टाइम फ्लो मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ी सही हो जाए, टाइम ना जाया हो हमारा। अच्छा, अब एक बंदा कह रहा है कि सर दोबारा समझा दें। कौन सा पॉइंट आपको दोबारा समझाना है, आप उसके बारे में बताएं। पूरा क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है रिपीट करना आसान नहीं होता। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो बता दें। एक फीमेल कह रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यार ये आवाज सबको नहीं आ रही है, किसी एक बंदे के साथ इशू है, क्योंकि जो बंदे क्लियर क्लियर लिख रहे हैं इट मीन उनको आवाज तो आ रही है। मोहम्मद फहद, आप टाइप कर दें कि किस चीज में इशू है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। कोई एंट्री या कोई किसी जगह से नहीं समझ आई। मीन वाइल हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर देंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा जी, हम उसी 52 पेजेस वाली फाइल में और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो अरशद एंड अरशद कंपनी का है, जिसको कुछ बच्चे डबल ए भी बोलते हैं। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर वो ये कहता है कि अरशद एंड अरशद जो है वो कंसीडर कर रहे हैं अपनी, वो कहता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इन द असेंबली डिपार्टमेंट है 20 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर आप 20 यूनिट बना सकते हैं, और आपने एक टोटल टाइम कितना मतलब काम कितना करना है, 8 घंटे आपके पास काम करने के लिए है।
आवरली वेज रेट आपके पास 75 है। अब इसके अकॉर्डिंग रहता है कि हमने फर्स्ट इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग ना रेमुनरेशन फाइंड करना है। वो कहता है कि अगर हम ये वाला इंसेंटिव प्लान यूज करें जिसके अंदर हम क्या करें कि जो भी बंदा 80% टाइम सेव करेगा, मतलब अगर हम कोई इस तरह की स्कीम लगाएं कि 80% हमारा टाइम सेव हो जाए। अब उसमें देखें सैटरडे को काम हुआ जी 8 घंटे 160 यूनिट बने, संडे को काम हुआ 170 यूनिट बने, 8 घंटे काम हुआ, मंडे को भी 175 यूनिट बने, 175 यूनिट्स बने, और काम 8 ही घंटे हो रहा है। अब आप लोग स्टैंडर्ड देखें ना, तो अगर एक बंदा 1 घंटे में 20 यूनिट बनाता है तो 8 घंटे में 160 यूनिट बनाएगा। मतलब सैटरडे को तो उतना ही काम हुआ जितने घंटे थे उसके अकॉर्डिंग काम हुआ, कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना। लेकिन ये संडे और मंडे को 10 और 15 यूनिट एक्स्ट्रा बन रहे हैं। अब हम ना इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये क्या सीन है। ये देखें जी, आवरली जो वेज रेट
जी स्टूडेंट सॉरी, इंटरनेट का इशू था तो इस वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप लोग काइंडली मुझे ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैं लास्ट कहाँ पे मेरी आपको आवाज़ आई या कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है, ताकि मैं वहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँ। लास्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला है, आप लोग काइंडली ज़रा वो कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा था इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलें हम अभी, मतलब मैंने ना फर्स्ट सोल्यूशन तो करवा दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था कि वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये दिखा रहा था कि देखिए हमने ना इसको ना आवर्स को आवरली रेट के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो वो हमने कर लिया था 600। ठीक है, 600 सैटरडे, 600 संडे और 600 ही मंडे। अब देखें यूनिट्स अबव द स्टैंडर्ड किस दिन बने हैं। यूनिट्स अबव द स्टैंडर्ड बने हैं संडे और मंडे को। 10 यूनिट संडे को बने हैं और 15 यूनिट मंडे को बने हैं। इसके अलावा देखें आवर सेव्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किस दिन आपने टाइम बचाया है। देखें अगर संडे वाले दिन 170 यूनिट बने हैं तो वो स्टैंडर्ड से 10 यूनिट ऊपर बने। तो अगर क्वेश्चन को हम जाके पढ़ें तो उसने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कि आप जो यूनिट है ना वो 20 यूनिट बनाएं तो 1 घंटा लगेगा। तो मतलब आधे घंटे के अंदर 10 यूनिट बनेंगे। तो यहाँ पे वो जो 10 यूनिट हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं उससे हमने आधा घंटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर हमने 15 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए हैं तो आधा घंटा से ज्यादा 45 मिनट बनेंगे। 1 आवर का बनता है 1 घंटे। 5 और 0.75 लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ टाइम सेव कैलकुलेट करनी है कि वो इन टर्म ऑफ मनी योग है उसकी। करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 37.50 और 56.25। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन के अंदर जो हमारी स्कीम है ए, वो बनी ही इस प्लान के अकॉर्डिंग है कि हमने ये देखना है कि हम जो 80% वैल्यू होगी ना टाइम सेव्ड की, वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर अर्निंग के अंदर। तो अब देखें जो ऊपर हमने वैल्यू ऑफ टाइम सेव कैलकुलेट की है उसका 80% आप संडे और मंडे में आप ऐड कर दें, और नीचे आप इन तीनों दिनों का आप टोटल निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, ए स्कीम के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन आ जाएगी। अब अगर हम बी स्कीम के अंदर देखें कि बी स्कीम के अंदर वो हमें भाई साहब क्या कहते हैं, तो वो पढ़ के हम लोग देख लेते हैं। सर आपकी वॉइस कट हो रही है, बाकी स्टूडेंट्स को भी हो रही है, जस्ट एक बच्चे को हो रही है। सर ये पीडीएफ शेयर कर दें ग्रुप में, मैंने ये कल सारे पीडीएफ ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए थे। अच्छा जी, if the 100% bonus plan is used and 880 units are produced in 40 hours week, तो फिर हमारी रेमुनरेशन क्या होगी, हम वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि आपके पास 101% जो है वो अर्निंग कैलकुलेट करनी है 75 के साथ मल्टीप्लाई करके। वो कैसे, कि आप अगर अपना कैलकुलेटर ओपन करें और आप ये देखें कि आपके पास 1 घंटे में 20 यूनिट बन रहे हैं और टोटल आपके पास 40 घंटे हैं, तो मतलब क्या हुआ, आप मैक्सिमम 800 यूनिट बना सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बनाया 880 यूनिट, मतलब 80 यूनिट हमने स्टैंडर्ड से भी अबव बनाया। तो अगर हम ये देखना चाहें कि ये हमने एफिशिएंसी वाइज कितनी एफिशिएंटली काम किया है, तो आप 880 को डिवाइड कर दें 800 पे और मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो एफिशिएंसी आपकी कैलकुलेट होगी, वो बनेगी 110%। आपने मतलब काम किया है इन द सेंस ऑफ एफिशिएंसी। अब आपने उस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज को 75 से, और जितने आपके पास आर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपका क्या हुआ कि आप 110 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, तो आंसर आपके पास तकरीबन 3300 या इस तरह का कोई आंसर आता है। कैलकुलेटर पे आप लोग करके देखिएगा।
ये 3300 आंसर आपके पास आएगा। तो ये अब आपने बी स्कीम के अकॉर्डिंग भी अपनी अर्निंग फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, हम 1 मिनट वेट करते हैं, अजान हो रही है, फिर अब स्टार्ट करते हैं फिर। जी स्टूडेंट्स, हमने बी स्कीम के अकॉर्डिंग भी अर्निंग अपनी फाइंड आउट कर ली थी। अब हम सी के अपने उसको तरफ चलें कि हमने सी स्कीम हमें क्या कहती है, उसको हमने किस तरह से रेमुनरेशन फाइंड आउट करनी है। वो कहता है कि अगर एक ऐसा इंसेंटिव प्लान यूज किया जाए प्रोवाइडिंग एन आवरली रेट इंक्रीज ऑफ 5% फॉर ऑल आवर्स वर्क ईच डे दैट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज अचीव्ड एंड रिकॉर्ड इंडिकेट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका आवरली रेट था ना, उसको आप 5% बढ़ा दें। तो सिंपल काम करना है, इधर आ जाना है, 75% को मल्टीप्लाई कर देना है 5% के साथ। वो आपकी जो 3.75 वैल्यू आएगी उसको 75 में ऐड करें, टोटल वैल्यू बनेगी 78.75। ठीक है, अब ये आपका स्टैंडर्ड जो है ना वो वेज रेट बन गया। और सैटरडे संडे मंडे 8-8 घंटे काम करें तो ये बनते हैं 24,000 टोटल। अब आप 78.75 को अगर मल्टीप्लाई करें, 78.75 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आंसर बनता है 1890। अब आपने 1890 भी आपने इस सी स्कीम के अकॉर्डिंग भी रेमुनरेशन फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में वो हमसे कहता है कि हमने वर्कआउट पर यूनिट लेबर कॉस्ट ऑफ असेंबली डिपार्टमेंट अंडर ईच ऑफ द थ्री स्कीम्स फाइंड आउट करना है कि आपने पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या बियर की है। वो इस तरह पता चलेगा कि हमने जो फर्स्ट स्कीम के अकॉर्डिंग यूनिट्स बनाए वो 505 थे, रेमुनरेशन टोटल थी 1875। उनको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3.71। बी स्कीम के अकॉर्डिंग आपकी टोटल अर्निंग थी 3300 और नंबर ऑफ यूनिट्स थे 880। इनको डिवाइड करें तो 3.75। इसी तरह सी स्कीम के अकॉर्डिंग अर्निंग थी 1890, इसको डिवाइड करें 503 से तो आंसर आएगा 3.76 पर यूनिट। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर इसमें किसी का कोई इशू है तो काइंडली आप लोग मुझे बता दें, और अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान है। मसला सिर्फ इतना है कि इसका डाटा बहुत ज़्यादा है। तो अब एक बच्चा जो है ना वो देख के घबरा जाएगा कि ये पता नहीं किस तरह से मतलब होना है, ये तो पता नहीं बहुत मुश्किल सवाल होगा, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल और सिंपल जो है वो डाटा के अंदर से वैल्यूज निकालते उठानी है और जाके सोल्यूशन के अंदर पुट करनी है। अब आपके सामने ही मैं करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कहता है कि आपने प्रिपेयर करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन। कि आपने ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है किस बेसिस के ऊपर, डाटा की बेस के ऊपर और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उनकी बेसिस के ऊपर। ये 8 नंबर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट 2 नंबर की रिक्वायरमेंट में कहता है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर द फोर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं, और उनकी बेस जो है वो उसने नीचे नंबर 1 2 3 और 4 की दे दी हुई है। अब क्वेश्चन के तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है तैमूर कंपनी है जिसके 4 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हैं, 3 सर्विस हैं। तो सॉरी, 4 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया। अब कहता है कि एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड फॉर दीज 7 डिपार्टमेंट्स इज एज फॉलोज। अब ये आप लोगों ने ना अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड में पढ़ा होगा
कि आप लोग सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं, और वो अपोर्शनमेंट होती है, फिर री अपोर्शनमेंट होती है, और वो तब तक चार्ज होते हैं जब तक ये सारी की सारी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज होकर जीरो ना हो जाए सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। तो अब वो हम किस तरह चार्ज करेंगे वो हम आगे देखते हैं। फिर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो सर्विस डिपार्टमेंट की इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, वो इन फॉलोइंग बेसिस के ऊपर होगा, डिपार्टमेंट 1 2 3। ये ना मेंटेनेंस का, स्टोर टूल रूम का और स्टोर रूम का उसने बताया हुआ है। अब आप लोग चुप करके नीचे वाले डिपार्टमेंट को देख रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट आपके इस तरह से जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं। अब सोल्यूशन में जाएं तो आप देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के उसने जो टोटल वैल्यूज है ना वो लिखी है 60,000, 70,000, 65,000 और 50,000। ये कहाँ से लिखी है उसने, कि मैं सोल्यूशन में वापस लेके जाऊं? तो ये देखें, ये 60, ये 70 और ये 65। सिंपल उसने क्या किया, जाके वहां पे लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। और ये 50,000। ठीक है, अब यही उसने सोल्यूशन में आके देखें, ये काम किया, यहाँ आके लिख दिया। अब उसने क्या किया, मेंटेनेंस की जो सर्विस डिपार्टमेंट की जो तीन वैल्यूज है ना, 25,800, 21,000 और 15,000, ये भी उसने आके एज इट इज इधर आके लिख दी। अब इन सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ पोर्शन फिक्स्ड का है, कुछ वेरिएबल का है। सबसे पहले हमने फिक्स चार्ज करनी है। फिक्स्ड के लिए कहाँ से डाटा निकालेंगे? जो ये डाटा लिखा हुआ है ना, रूम 1 2 3 और 4 का, जिसको मैं ये येलो मार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यू उसने एग्जैक्टली उठा के यहाँ पे लिख दिए। ये देखें, 5,000, 4,000, 3,000, 3,000, फिर इसी तरह 3500, 6,000, 2500, 3,000 एज पर ना, मतलब डाटा उसने वैल्यूज उठाई हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं, कुछ भी नहीं किया। अब उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ना सम निकाला तो वो बना 15,000। फिर उसने टूल रूम का निकाला, वो बना 10,500। फिर उसने स्टोर रूम का निकाला, वो निकला 12,000। अब उसने ना इसको सर्विस डिपार्टमेंट से माइनस किया, तो इसमें से वैल्यू रिमेनिंग बची 10,800, इसमें बनी 10,500, इसमें बची 3,000। ये वैल्यूज निकलने के बाद अब मतलब आपने इसको दोबारा से एलोकेशन करनी है वेरिएबल ओवरहेड्स की, अनटिल सर्विस डिपार्टमेंट्स में जो कॉस्ट वाला पोर्शन है ना तीनों का, मेंटेनेंस, स्टोर रूम और स्टोर रूम का, वो जीरो ना हो जाए जब तक। अब वो किस तरह होगा कि अब हम ना सर्विस डिपार्टमेंट की जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे। और वो किस तरह चार्ज करेंगे कि वो हमें उसने बता दिया है कि आप लोगों को ये मैंने बेस प्रोवाइड कर दी हुई है। अब इन बेसिस की तरफ से आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसकी वैल्यूज जो है वो आप इसके अंदर वो करेंगे, एलोकेट करेंगे। अब वो क्या होगी?
सॉरी यार, मैं बोल रहा था और गलती से ना माइक मेरा म्यूट हो गया, तो मुझे पता नहीं चला। मैं रिपीट कर देता हूँ। हम ना वेरिएबल कॉस्ट को एलोकेट कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा है कि वो कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। वो फॉलोइंग बेसिस क्या है कि रूम 1 2 3 और 4 की वैल्यू देखिए ना, ये 12,000, 10,000, 9,000 और 5,000 हमारे पास आ रही है। मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं किन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। हम ना इन चार वैल्यूज का निकालेंगे सम, और इन चार वैल्यूज का सम आएगा हमारे पास 36,000। इस 36,000 को हम डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है हमारे पास 10,800। 10,800 डिवाइडेड बाई 36,000, ये आंसर आएगा हमारे पास 0.3। इस 0.3 को फिर आप वापस आके रूम नंबर 1 यानी 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3600। वो आप यहाँ आके लिख देंगे। फिर इसी तरह 0.3 को 10,000 से आके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3,000। वो आप इसी तरह यहाँ आके लिख देंगे। फिर 9,000 से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 5,000 से करेंगे तो 1,500 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह टूल रूम के क्या करेंगे। अब टोल रूम के लिए ना उसने आपको ये बता दिया 50, 40, 30 और 30। ये आप सम करें, ये आपके पास आंसर आता है। ये मुझे भी कैलकुलेट करने दें और आप भी करें। 60, 60 और 40, 100 और 50, 190। अब इस 190 को आप डिवाइड कर लें।
आई एम रियली सॉरी यार, यहाँ पे ना हमारे तो नहीं, खैर फिका जाफरिया का हर तरफ ही आ जाए, कुछ चेहलम है या उनका कुछ जलूस है, क्या सीन है। तो उसकी वजह से ना इंटरनेट कनेक्टिविटी में काफ़ी इशू आया हुआ है। तो वो मेरी क्लास ये अब दूसरी दफ़ा डिस्कनेक्ट हो रही है। तो इस वजह से मैं क्लास जो है वो लेफ्ट करनी पड़ी थी, मुझे दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ा था। वरना मेरा ना माइक म्यूट था, कुछ भी नहीं, मैं बोल तो रहा था, लेकिन वो ग्लिच आ गया था इंटरनेट की वजह से, इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ गया था। अच्छा हम ना, अब नेक्स्ट आपने, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। अच्छा हम अब मेंटेनेंस की हमने कॉस्ट जो है वो चार्ज कर दी थी। हम अपनी नेक्स्ट जो है ना वो जो टूल रूम है उसकी कॉस्ट चार्ज कर रहे थे। तो उसके लिए भी सिंपल, ये 50, 40, 30 और इस 30 को ऐड करें तो बनता है हमारे पास तकरीबन 190। आई थिंक वन, हाँ जी 190, नहीं 150 बन रहा, बल्कि इस 150 को आपने डिवाइड करना है 1080 के साथ, 10,800 से डिवाइड करना है आपने। जो ये देखें, ये आपके पास रिमेनिंग बल्कि 10,500 आपके पास वैल्यू बची हुई है। आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आंसर आएगा 72। अब इस आप, बल्कि नहीं, वेट, 10,500 डिवाइडेड बाय 150, ये आंसर आएगा 700। इस 700 को आप मल्टीप्लाई कर दें जो आपके पास स्टार्टिंग में वो है रूम, जितने उसने आपको रूम एलोकेट किए हुए हैं। तो ये आंसर आपके पास स्टार्ट में जो आंसर आएगा ना, फर्स्ट आंसर वो आएगा 3500। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप इस 70 को आप मल्टीप्लाई कर दें 40 के साथ आके, आपके पास आंसर आएगा 2800। वो आपने आके लिख दिया। फिर 2100 आएगा 30 के साथ मल्टीप्लाई करने से, वो आपने आके लिख दिया। और फिर आगे भी 2100 आएगा, आपने आगे वो भी लिख दिया। फिर नेक्स्ट जब आप स्टोर रूम में जाएंगे तो स्टोर रूम के ये 30,000, 30,000, 28,000 और 12,000, इनका सम निकालें तो ये बनता है 1 लाख। ठीक है। इस 1 लाख को आपने आके फिर डिवाइड करना है इस 3,000 से, जो ये वेरिएबल की कॉस्ट है। वो किधर गई वेरिएबल, ये आंसर आएगा आपके पास 0.03 आई थिंक। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आके इस 30,000 से, तो आंसर आएगा 900। फिर आगे 30,000 से फिर आएगा 900। फिर इस 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आंसर आएगा 840। फिर आगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। अब देखें, इस पहले वाले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आप सम निकालेंगे तो वो 10,800 ही आएगा। 10,800 में से 10,800 माइनस करें तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी टोटल वैल्यू इतनी आएगी कि आंसर जीरो। और इसी तरह यहाँ पे भी नेट इफेक्ट जो आएगा वो आपके पास जीरो आएगा। अब यहां तक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। सॉल्व करने के बाद अब आप क्या करें, टोटल का जो आंसर है ना वो फाइंड आउट करें कि टोटल कितना आ रहा है आप लोगों के पास। ग्रुप में जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना, आप काइंडली उनको इन्फॉर्म कर दें कि माइक चल रहा है, क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है। अच्छा अब आप ना टोटल जो आंसर आएगा वो 82,500, 36,200, 78,140 और 59,960। यहाँ तक आपने 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब रिक्वायरमेंट टू की तरफ जाना है। जो उसने आपको रिक्वायरमेंट टू में बोला हुआ था कि आपने कैलकुलेट करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर द फोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उनकी बेस उसने आपको ये 33,000, 32,000, 39,700 और 59,960 दी हुई है। अब आपने इनको आके इनके ऊपर डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.50, 2.70, 2.2 रुपीज। और इस तरह ये आपके पास सारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई नो इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, और अगर क्लियर है तो बताएं, हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी काफी टाइम ले लिया हमारा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोल दिया क्लियर, दूसरे ने भी बोल दिया क्लियर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ से कटी हुई है, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ। वो आपको यही कह रहा है कि आपने ना सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहता है क्या है, कहता है द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी फॉर द वीक एंडेड July 31st
shows the following details of its 4 employees. एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं? अरशद, बदर, चौहान और दानिश। और इनके जॉब नंबर 79, 74, क्लॉक नंबर भी उसने बता दिए, आवर्स वर्क बता दिए 40, 46, 40 एंड 40। प्रोडक्शन पीसेस बता दिए 960। बाकी तीनों ने प्रोडक्शन पीसेस पे काम नहीं किया, उन्होंने किसी और सेंस में काम किया। जिस बंदे ने प्रोडक्शन पीसेस पे काम किया उसको बताया जा रहा है कि 3 रुपीज पर पीस दिया जाएगा, और जिन्होंने आवरली बेसिस पे काम किया उनके आवरली रेट क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है कंपनी जो है ना वो पर वीक 40 आवर्स ऑपरेट करती है, और जो बंदा 40 आवर्स से ज्यादा काम करेगा उसको 50% उसका एडिशनल और प्लस नॉर्मल रेट एज ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाएगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। कहता है बदर ने काम किया स्टोर रूम के अंदर मटेरियल इशू करने का, दानिश ने एज ए सुपरवाइजर काम किया, और बाकी दो ने डायरेक्टली एक स्पेशल ऑर्डर के ऊपर काम किया। फिर कहता है डिडक्शन आपकी 6.5% की गई है किसके ऊपर? एम्प्लॉयज चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के ऊपर। फिर आपका एक एडवांस काटा गया अरशद का सैलरी का 1000 रुपीज। फिर 2% आपकी डिडक्शन हुई है एम्प्लॉयज की वेजेस की, वो किसके ऊपर हुई है? एम्प्लॉयज हेल्थ एंड हॉस्पिटल बेनिफिट प्लान के ऊपर। और 10% आपका इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई है एट सोर्स के ऊपर। अब हम इसकी क्या करेंगे? रेम्युनरेशन फाइंड आउट करेंगे टोटल वर्किंग में जाके। ये एग्जैक्टली जिस तरह यहाँ पे सवाल सॉल्व हुआ है एग्जैक्ट पेपर में भी सवाल इसी तरह आता है। जब मैंने अपने टाइम पे एफसीएमए का पेपर दिया था मुझे भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था, और अभी भी आता है, ये नहीं कि अभी नहीं आता। अच्छा, आवर्स वर्कड आप लोगों के पास उसने सबसे पहले ऊपर आके लिख दिए, वो एज इट इज लिखे हुए हैं। क्वेश्चन के अंदर से आपने जस्ट उठा के लिखने हैं, कोई मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कर दिया कि आप लोग अगर देखें तो उसने ना आपको पीस प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है ना वो बता दिए कि इसने अरशद ने 960 बनाए थे तो उसने लिख दिया। अब उसने नीचे इनकी ना कैटेगरी बता दी है कि किसको आवरली रेट पे मिल रहे हैं और किसको पीस रेट के ऊपर मिल रहा है। अब दो बंदों का उसने बताया था कि वो डायरेक्ट लेबर थे, और दो बंदों का उसने बताया था कि वो इनडायरेक्ट थे। तो उसने उनकी रेमुनरेशन उन कॉलम्स के अंदर लिख दी। और देखें आप टोटल वाले कॉलम में ना वो इनका टोटल भी लिखा जा रहा है। अब ओवर टाइम प्रीमियम, ये देखें बदर ने ना 6 आवर्स एक्स्ट्रा काम किए हुए हैं, और इसका आवरली वेज रेट जो है वो बेसिक तो है 70 रुपीज। ठीक है, तो आप 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 70 को 6 के साथ, तो वो जो बेसिक वाला पोर्शन है ना वो इस 3220 के अंदर ऐड है। अब ओवर टाइम प्रीमियम में जस्ट 210 रुपीज लिखे हुए हैं, और वो उसका मतलब ये 210 रुपये कौन से लिखे हैं? ये वो लिखे हैं जो उसने क्वेश्चन में बताया है कि वो 50% आवरली रेट का पे किया जाएगा ओवर टाइम के ऊपर। तो आवरली रेट 70 है, उसका 50% कितना है? 35। उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 210, वो भी उसने लिख दिया। अब यहाँ पे ना इसने उसकी ग्रोस पे कैलकुलेट कर ली। अब इस ग्रॉस पे में से वो 10% माइनस करेगा इनकम टैक्स, फिर इस ग्रॉस पे में से माइनस किया जाएगा 6.5% का एजुकेशन फंड। ठीक है, और कैलकुलेट भी साथ साथ हम कर लेते हैं ताकि हम दोबारा से क्लियर भी कर लें कि क्या वाकई इतना बन रहा है। मल्टीप्लाई बाय 6.5%, जी इतनी ही वैल्यू बनती है। फिर वो बेसिक में से हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन की जो उसने बताई हुई थी वो कट करेगा। अब यहाँ पे नेट पे आ गई। फिर एक नेट पे में से वो अरशद की 1000 रुपीज जो है सैलरी वो भी माइनस कर लेगा जो उसने एडवांस में ऑलरेडी ले ली हुई है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो कल एक बच्चा पूछ रहा था ना कि स्टेप्स के नंबर होते हैं यानी, तो अब ये देखें इसने 2+2+ इस तरह करके इसको 10 नंबर इक्वली कैलकुलेट किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन होपफुली क्लियर होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अच्छा जी, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। कल भी हमने एक सवाल किया था सीपीआर का, वो और ये सवाल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके आईसीएमए के पेपर के। इन दोनों में से कोई एक आधा आपको पेपर में आएगा सीपीआर के लिए। कहता है प्रिपेयर करनी है आपने डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की सेपरेट सेपरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। मतलब डिपार्टमेंट 1 की अलहदा बनाएंगे और डिपार्टमेंट 2 की आप सेपरेट बनाएंगे।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, उसने अपने जनवरी के अंदर ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। यूनिट प्रोसेस स्टार्टेड इन डिपार्टमेंट 1 25,000। वो कहता है यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं, नील है। और इसमें यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ये भी नील लिखा हुआ है। यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर इसमें भी कुछ नहीं। हाँ, एंडिंग यूनिट इन प्रोसेस जो है ना वो 10,000 उसने लिखा हुआ है। और इसमें वो कहता है जो 10,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस हैं उसमें 80% आपका डायरेक्ट मटेरियल लग चुका है और 65% आपकी कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। और फिर कॉस्ट जो ऐड हुई है डिपार्टमेंट के अंदर मतलब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ है 46 के, डायरेक्ट लेबर हुई है 64,500 की, और फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके हुए हैं वो है 86,000 के। सो नाउ इफ वी calculate the question as we discussed in last session. CPR always has three portion. First one quantity schedule, second one uh, cost to department, and third one cost to be accounted for as follows. In first portion quantity schedule हम क्या करते हैं कि हम यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डेबिट और क्रेडिट इक्वल करते हैं, मतलब यूनिट्स लिखते हैं हम। अब यूनिट स्टार्टेड थे 25,000 और उसने हमें क्वेश्चन में ये बताया कि वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री है 10,000। तो इट मींस दरमियान वाले जो 15,000 हैं वो आपके यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। ठीक है, तो वो उसने 15,000 लिख दिया। तो इस तरह से आपका 25,000 और 25,000 डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट मैंने ना आपको बच्चों कल बताया था। वो क्या था, जिन बच्चों को नहीं पता वो जब हम मतलब लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 तो वो थे जिनके ऊपर काम पूरा का पूरा हो गया, तो वो तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हुए। अब जो 10 हजार वर्किंग प्रोसेस में थे ना उनके ऊपर 80% काम हुआ। उस 10,000 का 80% कितना बनता है, वो बनता है 8,000। ठीक है, 8,000 और 10,000 15,000 को जमा करें तो बनता है 23,000। फिर इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कन्वर्जन कॉस्ट होती है लेबर और एफओएच का मिक्स, मतलब इन दोनों को ऐड करें तो आप ओवरऑल इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। या आप सेपरेटली लेबर को अलग कर लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को अलग कर लें, इट्स अप टू यू। अब वो 15,000 के ऊपर कंप्लीट हो चुका था तो इसलिए हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स पूरे लिख दिए। और 65% हमने 10,000 का लिया तो वो बनता है 6,500। 6,500 प्लस 15,000 एड अप करें तो वो आंसर आता है 21,500। ठीक हो गया। अब आप आगे आगे नेक्स्ट पोर्शन के अंदर कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यूज मतलब आपने एंट्री सेलेक्ट करनी है, चुप करके जाके डाटा क्वेश्चन में से उठाना है, वही वैल्यूज आपने आके लिख देनी है और नीचे टोटल कर देना है प्लस करके। यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं था। इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने जो फाइंड आउट किए हुए थे एग्जैक्ट पेपर में यही पैटर्न होगा जो यहाँ पे शो हो रहा है। इक्विवेलेंट यूनिट्स के भी कॉलम दिया होगा वो आपने इसी तरह लिखना है। अब आपने इन इक्विवेलेंट यूनिट्स को उनकी कॉस्ट पे डिवाइड करना है तो पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट आएगी, वो 2 3 4 आएगी, वो आपने एज इट इज लिख ली। फिर आपने पर यूनिट कॉस्ट मतलब कि एक यूनिट को बनाने के लिए ओवरऑल कितनी कॉस्ट आई वो 9 रुपीज थी, वो भी लिख ली। अब कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज वाले पोर्शन में जाएं तो फिनिश गुड्स जो कि ट्रांसफर हो चुकी हैं वो 9 रुपी पर यूनिट थी कॉस्ट उनकी, 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड के जो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स बने थे उनको आप पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा, उनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,96,500 की, जो कि आपकी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट और कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की सेम आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही है एंड पे टोटल में तो इट मींस आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ हुई हुई है। अब डिपार्टमेंट 1 का सीपीआर कंप्लीट हुआ, डिपार्टमेंट 2 की तरफ जाएं तो अब डिपार्टमेंट 2 के लिए वापस क्वेश्चन पढ़ें। अब जो इस डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में ये 15,000 गए, ये अब यहाँ पे हमारी एज इनपुट होगी। इसमें से 7,000 कहता है बन के ट्रांसफर हो चुके हैं, 1,000 वो हैं जो बन गए हैं लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं हुए, और बाकी 7 जो हैं वो आपके अंडर द प्रोसेस हैं। उनके ऊपर मटेरियल तो मतलब 50% लग गया और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आपकी 75% लग चुकी है। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बाकी उसने बता दिया कि डायरेक्ट लेबर ड्यूरिंग द मंथ इतनी यूज हुई है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में, और फैक्ट्री ओवरहेड आपकी इतने के यूज हुए हैं।
तो अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलें अगर, तो सोल्यूशन में वो हमें भाई साहब ये कहता है कि units received from previous department 15,000, units completed and transfer out 7,000, units completed but not transfer out 1,000, और यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस 7,000। तो अब ये यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटी शेड्यूल आपका 15,000 और 15,000 से मैच करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इक्विवेलेंस यूनिट्स वही आ गया कि 8,000 जो बन चुके हुए हैं वो तो सेम आएंगे, और वर्क इन प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर जो थे वो 75% कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो वो कन्वर्जन 7500 की जो बनती है वो तकरीबन बनती है 5,250। 5,250 को 8,000 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13,250 की। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट चार्ज और डिपार्टमेंट में आना है, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट लिख लेनी है, लेबर और फैक्ट्री वर्क की कॉस्ट को उससे मुझे उठा लेनी है। अब बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कहाँ से आई। तो ये देखें, जो ये 15,000 यूनिट्स आए हैं डिपार्टमेंट टू में, इनमें डिपार्टमेंट वन के ऊपर जाहिर सी बात है कोई ना कोई कॉस्ट आई हुई है ना। और वो कॉस्ट कहाँ आई है, मैं अगर डिपार्टमेंट वन के सीपीआर में लेके जाऊं तो ये देखें, ये 15,000 यूनिट्स थे, पर यूनिट कॉस्ट आई थी 9 रुपए, वो मल्टीप्लाई किया तो ये देखें, जूम मैंने फुल कर दिया, ये 1,45,000 थी, 35,000। वो आपने 1,35,000 ये वो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है जो लिखी है। बाकी लेबर और फैक्ट्री ओवर की कॉस्ट आपने क्वेश्चन में से उठा के डाटा में से जस्ट पुट किया, उसको आपने उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करना है, और पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट आएगी वो आपने एज इट इज तरह के लिख दी, और पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अब कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की टोटल वैल्यू आई है 3,33,750। अब कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस में चले जाएं, गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, उसको उसकी यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, गुड्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर आउट 1,000, उसको उसके 24 से मल्टीप्लाई करें, और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इनको भी आप अगर मल्टीप्लाई करें उनके पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7,000 से ही। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे, एक आप लोगों को मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जब मैं गुड्स कंप्लीटेड की बात करता हूँ तो मैं वहां पे यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं वर्क इन प्रोसेस की बात करता हूँ तो मैं पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट की बात करता हूँ। वो पर यूनिट इसलिए कि वो जो ऊपर वाले यूनिट्स है ना, जो गुड्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, वो 100% कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो चुके हुए हैं, या अभी ट्रांसफर नहीं हुए तो एटलीस्ट बन चुके हुए हैं। तो उनमें हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। उनमें हम एग्जैक्ट पूरे यूनिट लेंगे और जो यूनिट एक बनने के ऊपर कॉस्ट आई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वर्किंग प्रोसेस वालों के इसलिए हम ले रहे हैं कि जो यूनिट्स हैं वो भी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, तो उनके अगेंस्ट भी हम लोग पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट ही लेंगे, जबकि यूनिट कॉस्ट नहीं लेनी। लेकिन वर्क इन प्रोसेस में हमने यहाँ पे 63,000 क्यों लिया, यहाँ पे हमने 5,250 को हमने इसकी पर यूनिट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए कि जो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आई है वो टोटल यूनिट 7,000 है। तो अब देखिए ना, ये 8,000 यूनिट ये हैं आपके, और 7,000 रिमेनिंग बचते हैं, तो टोटल तो 15,000। तो 15,000 यूनिट्स के ऊपर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर तो कॉस्ट पूरी 9 रुपए मतलब कैलकुलेट हुई थी ना, 9 रुपए लगी है। ये देखें, अगर मैं आप लोगों को यहाँ दोबारा आके दिखाऊं, ये 9 रुपीज लगे हुए हैं। तो अब जो वर्क इन प्रोसेस में रिमेनिंग यूनिट 7,000 है ना, वो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% ही आएंगे ना। तो इसलिए 7,000 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपने 63,000 लिखा हुआ है। बाकी दो वैल्यूज नीचे वाली जो है, इन सारे को सम करेंगे, फिर इधर इसके सब कॉलम में आके लिखेंगे और इनका टोटल निकालेंगे, तो ये भी 3,33,750 आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल सॉल्व हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई तो बताएं, और अगर क्लियर है तो बताएं, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी तक हम वेरिएंस के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं ना, उसमें ये होता था कि आप लोग ना वेरिएंस कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ ये हो रहा है
कि आप लोगों को वेरिएंस दे दिया गया है, अब आपने उससे रिवर्स वर्किंग करके एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग देखें, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल वेज रेट, एवरेज वेज रेट और एक्चुअल नंबर ऑफ किलोग्राम परचेज एंड यूज्ड। क्वेश्चन में जाते हैं, वो कहता है कि मिस जाहिद इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट पीके, द स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट इज दिस एंड दैट। मटेरियल 8 kg लगेगा पर यूनिट और प्राइस होगी 10 रुपये। लेबर जो है वो 4 घंटे काम करेगी और पर लेबर आवर जो होंगे वो 50 होंगे। अब उसने आगे बता दिया कि इनके वेरिएंसेस जो है ना, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस ये होगा। फिर कहता है जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना वो कितनी थी, 1,80,000। जो मटेरियल परचेज किया वो 11 रुपये पर केजी का। और साथ में कहता है कि वो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती गई वैसे वैसे बिकती गई। सो इसलिए हमारे पास कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल नहीं है। अब हम सबसे पहले ना एक्चुअल आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल आउटपुट में देखें, उसने टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक्चुअल हमें बताई हुई है 1,80,000। इसमें से लेबर रेट वेरिएंस 20,000 उसने माइनस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के पास अनफेवरेबल है, एडवर्स कंडीशन है, तो इसलिए उसने इसमें से माइनस कर दिया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आप लोगों के पास 40,000 से फेवरेबल है, वो आपने ऐड कर दिया। तो आपको पता चला कि टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो है ना वो 2 लाख बनती है। ठीक है। और अगर आप देखें कि एक लेबर जो है वो काम करती है एक यूनिट को बनाने के लिए, तो वो 4 घंटे काम करेगी और उसकी कॉस्ट आएगी 200 रुपये। मतलब अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 200 कॉस्ट आ रही है, तो हमने 2 लाख रुपया जो पे किया उससे हमने कितने यूनिट्स बनाए होंगे? इनको डिवाइड करें तो आंसर आ गया, आपने 1,000 यूनिट बनाए हैं जिसके लिए आपने 1 लाख 2 लाख रुपए पे किए हुए हैं। अब आप निकालेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क। वो किस तरह निकालेंगे? 1,80,000 एक्चुअल कॉस्ट थी, लेबर रेट वेरिएंस उसने माइनस किया तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, कि आपने जो एक्चुअल आवर्स काम किया ना उसके लिए स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, वो निकल आई 1,60,000। आप ये देखें कि आपके पास जो लेबर रेट था ना स्टैंडर्ड, वो कितना था? वो था आप लोगों के पास 50 रुपए। ठीक है, अगर आप लोग 50, अब आप ये देखें कि हमने कितने टाइम काम किया है, आप उस पर लेबर रेट आर को कॉस्ट के साथ डिवाइड कर दें लेबर की, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 3,200। अब आपने देखना है कि एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, एवरेज एक्चुअल आवर्स, सॉरी, एवरेज एक्चुअल वेज रेट पर आवर हमारे पास कितनी है। तो वो देखें, आपके पास एक्चुअल वेज रेट भी गिवन है, एक्चुअल आवर्स वर्क भी गिवन है, इसको डिवाइड करें आपस में तो आंसर आएगा 56.25, जो कि आपका एवरेज एक्चुअल वेज रेट पर आवर होगा। अब बारी आती है एक्चुअल नंबर ऑफ किलोग्राम परचेज्ड एंड यूज्ड की। तो अगर आप देखें ना, एक्चुअल नंबर ऑफ किलोग्राम परचेज्ड एंड यूज्ड कितने हैं, तो वो है नंबर ऑफ किलोग्राम परचेज्ड एंड यूज्ड। स्टैंडर्ड जो है वो 10 रुपये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि होगा, लेकिन एक्चुअल में प्राइस आपने 11 रुपये पे की है। मतलब पर केजी आपने एक्स्ट्रा 1 रुपीज पे किए हैं, जो कि आपके लिए एडवर्स होगा। और अगर आप यहाँ पे आके देखें तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस आप लोगों के पास कितना आ रहा है, 20,000। मतलब क्या कि आप लोगों ने 20,000 किलो आपने मटेरियल जो है वो परचेज किया था। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का ये 20,000 आंसर परचेज और यूज्ड का निकल आया। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। किसी को कोई इशू है तो बताए, नहीं इशू तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, जाग के बैठे, जाग के। ठीक है, दोनों रिस्पॉन्ड कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फिर जर्नल एंट्रीज का है। ये एज पर हमारी डिस्कशन आप लोगों ने खुद करना है, ना समझ आया तो मैं करवा दूंगा। ये डेकिन लिमिटेड का सवाल है, इसमें आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। किसी को कोई इशू हुआ तो मैं ग्रुप में समझा दूंगा, मतलब वहां पे आप लोगों को आंसर कर दूंगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करें। आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट उसमें भी बनाई होंगी, एफएफए में भी और बी कॉमर्स में भी अपनी अपनी मतलब बनाई होंगी टाइम पे। एब्जॉर्प्शनल तो आपकी वो है जो स्टैंडर्ड मतलब आपकी अभी तक बनती आ रही है, जैसे आप मतलब एफएफए की होती थी ना, आप समझ लें वही है। मार्जिनल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
वो आप लोग ये ग्रुप्स के अंदर मतलब बाद में देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, कौन सा है? इसमें कहता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये फाइंड आउट करें। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें से जो पहले चार वेरिएंसेस है ना, ये तो हम ऊपर तीन एक सवालों के अंदर सॉल्व करके आ चुके हुए हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये अब वेरिएंस वाले सवाल तो आप मतलब चारों फाइंड आउट मतलब खुद सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें कोई मतलब इशू तो नहीं है। अगर मैं लास्ट दो वेरिएबल ओवरहेड और स्पेंडिंग वेरिएंस और एफिशिएंसी करवा दूं तो काम चलेगा? कुछ खुद भी हरकत कर लेंगे आप लोग मतलब? चलिए यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब ना हम सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि तारिक एंड कंपनी जो है ना, उसका बजटेड नॉर्मल मंथली कैपेसिटी है 4800 लेबर आवर्स की, जिसके अंदर वो 4000 यूनिट्स बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ना वो ये है कि मटेरियल जो आप लेंगे वो पर यूनिट 2 kg लगेगा और 5.50 उसकी कॉस्ट आएगी। लेबर जो प्रोड्यूस करेगी एक यूनिट को वो लगाएगी 1.2 घंटे और 8 रुपए पर घंटे के हिसाब से वो वेजेस लेगी। फिक्स एक्सपेंस आपके आएंगे 6000 पर मंथ के। वेरिएबल एक्सपेंस टू प्रोड्यूस 1 यूनिट आएंगे 2 रुपीज पर लेबर आवर्स के हिसाब से। अब अगर हम चलें इसकी वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर तो हम देखें, सॉरी क्वेश्चन में पहले वापस चलते हैं, नीचे देखते हैं। वो कहता है कि ड्यूरिंग द नवंबर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो थे वो 8500 थे। लेबर ने काम किया 45 आवर्स, 100 आवर्स, और कॉस्ट इसकी आई 38,250। और ड्यूरिंग द मंथ जो यूनिट्स बने वो 3500 यूनिट्स बने। 7200 kg का मटेरियल लगा और कॉस्ट आई 6 रुपीज पर केजी। अब मैं अगर आपको यही बताऊं ना, तो क्वेश्चन के अंदर देखें मटेरियल 5.50 स्टैंडर्ड था, 6 रुपीज आप लोगों ने का परचेज किया, तो ये आप लोगों के लिए एडवर्स डिक्लेयर होता है। ये चीज़ मैंने आपको यहीं से बता दी। क्वांटिटी वेरिएंस आप लोग देखें, अगर आप लोग एक यूनिट बनाएं तो उसके लिए 2 kg मटेरियल यूज हो, और 3500 यूनिट्स बनाए तो आप लोगों को 7000 यूनिट यूज होना चाहिए था, जबकि यहाँ 7200 यूज हुआ है। तो इट मीन्स ये भी आप लोगों के लिए एडवर्स होगा। इसी तरह अगर आप लोग ये देखें कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपके 1.2 आवर्स लगते हैं, और आपने यूनिट्स बनाए 3500, तो आप लोगों के आवर्स लगने चाहिए थे 4200, जबकि आपके एक्चुअल में आवर्स लगे हुए हैं 4500। तो ये भी आप लोगों का क्या हो गया आंसर? एडवर्स हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं अब आप लोगों को लेबर रेट के वेरिएंस का भी बताऊं तो वो भी मैं कैलकुलेट करके जबानी बता देता हूँ, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि काश सर ने करवा ही दिया होता। डिवाइडेड बाय 4500, तो आप लोगों का जो वेज रेट बनता है ना, एक्चुअल में जो पे किया है वो 8.5 है, जबकि स्टैंडर्ड 8 है। तो आपने यहाँ पे भी 0.5 एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो ये भी आप लोगों के लिए एडवर्स सिचुएशन डिक्लेयर होती है। ये जी चार रिक्वायरमेंट पहले भी सॉल्व करवा दी। पांचवी पे चलते हैं। पांचवी में जो उसने आपको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बताया है वो 85 बताया हुआ है। अब सवाल ये उठता है, खैर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यहाँ पे आप लोगों को कोई चीज क्लिक कर रही है या नहीं कर रही। मतलब अगर उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, तो उसने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड क्यों लिख दिया? उसको तो वेरिएबल लिखना चाहिए था। कोई बंदा इसकी वजह मुझे बता सकता है? मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या आप लोग क्या आंसर देते हैं। सही गलत की मतलब बात नहीं है, अगर आप लोग गलत भी आंसर दे देंगे तो किसी ने आपको कुछ कह नहीं देना। काइंडली कुछ बोलें जरूर, ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या मतलब अपनी जो है ना ओपिनियन देते हैं इसके ऊपर। मेरा माइक म्यूट है, जब आप लोग बताएंगे चाहे गलत ही बताएं, हम उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जी काइंडली बताएं आप लोग। जी स्टूडेंट्स, अगर नहीं पता तो मुझे बताएं कि नहीं पता, लेकिन बताएं जरूर। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
मैं ये कह रहा था कि हमने फाइंड आउट करने हैं वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड देने की बजाय एक्चुअल में उसने हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए हैं, उसने स्पेसिफिक वेरिएबल क्यों नहीं दिए? क्वेश्चन मेरा ये था। एक ही स्टूडेंट ने चले हिम्मत की कि उसको आवाज नहीं आ रही, बाकी तो सारे ही बैठ गए चुप हो गए। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर गलत भी बता देंगे तो कोई कुछ नहीं कह रहा आप लोगों को, एटलीस्ट बोले तो सही। और अगर नहीं पता तो ये तो बता दो ना कि नहीं पता, आप बता दें। आगे से आप लोग कोई जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ जी, नहीं पता किसी को। जी वो तो मुझे पता है कि फिक्स प्लस वेरिएबल एक्चुअल होता है, लेकिन जब हमने फाइंड ही वेरिएबल करना है तो उसने हमें ये क्यों दे दिया फिक्स्ड भी? जब बजटेड अलाउंस हम कर रहे हैं तो उसने वेरिएबल और फिक्स्ड क्यों दिया हमें? ठीक है। अच्छा जी, मैं ही बता देता हूँ। नहीं, लास्ट में टोटल करना होगा, नहीं ये नहीं वजह। इसकी वजह ये है, माइनस करेंगे नहीं, ये भी वजह नहीं है। नो नो, ये वजह भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन में जाके दिखाता हूँ कि जो बजटेड है ना वो तो उसने सेग्रीगेट कर दिया कि हमारे पास बजटेड इतना होगा वेरिएबल और फिक्स इतना होगा, ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन अब जो उसने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो उसने 8500 दे दिया है। इसमें उसने हमें नहीं बताया कि पोर्शन फिक्स्ड का कितना है और वेरिएबल का कितना है। सो अब हमारी भी मजबूरी है कि अगर उसने हमें सेग्रीगेट करके नहीं बताया तो हम पूरे का पूरा 8500 ही उठा के ले आएंगे। अगर हमारे पास ये परसेंटेज या पोर्शन होता ना कि हम सेग्रीगेट कर सकते, तो फिर हम जस्ट वेरिएबल का पोर्शन उठाते। तो इसलिए हमने बजटेड अलाउंस के अंदर भी फिक्स और वेरिएबल दोनों लिखे हैं। अगर हमारे पास एक्चुअल के अंदर वेरिएबल का डाटा अलहदा होता, फिक्स का अलहदा होता, तो हम बजटेड में से भी जस्ट वेरिएबल उठा के लाते। और वेरिएबल में फिक्स तो 6000 उसने हमें बताए हुए हैं। तो वेरिएबल हमने कहाँ से निकाले हैं? वेरिएबल हमने निकाले हैं 4500, हमारे पास आवर्स थे और लेबर जो वेज रेट था वो ₹2 था। उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है 4500 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 9000 का। ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 8500, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल जो बजटेड थे वो ऐड करें तो ये बनता है 15000। अब इस 15000 बजटेड को आप एक्चुअल में से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 6500 फेवरेबल। मतलब आपकी कंपनी बजट बना के बैठी थी कि हमारे जो वेरिएबल होंगे ना, स्पेंडिंग वेरिएंस, वो हमारे 15000 होंगे, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस हुए 8500। अब एक तरफ से जो बंदा देखेगा ना वो कहेगा यार वाह वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा काम हो गया कि हमारे एक्सपेंसेस बड़े कम हुए हैं। लेकिन ये अब आप सिर्फ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार हमारे तो खर्चे कम हुए, लेकिन जब लेबर सोई रहेगी, वो काम ही कम करेगी, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे। फिर इस चीज को हम क्रॉस चेक करने के लिए ये चेक करते हैं कि हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था। इसलिए अब हम एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ आएंगे। बजटेड अलाउंस फॉर द एक्चुअल आवर्स हमारा था 15000, जैसा कि हमने ऊपर भी अभी देखा है। मतलब हमने ये देखा हुआ था कि हमारी लेबर इतना काम करेगी या फैक्ट्री इतनी देर चलेगी कि हमारे जो वेरिएबल एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस होगा ना, वो 15000 तक का मतलब एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन जब हमने बजटेड अलाउंस फॉर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकाला फिक्स्ड और वेरिएबल का, तो वो देखें कितना था। 6000 फिक्स था, वेरिएबल 42 आवर्स, 4200 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 84। तो वो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 14400 की। मतलब क्या हुआ कि जो हमने सोचा हुआ था वो 1500 काम 1000 के हिसाब से काम होगा, लेकिन एक्चुअल में काम हुआ 14400 के हिसाब से। तो ये हमारी एफिशिएंसी का अचीवमेंट जो थी वो कम थी। तो इसलिए हमारा ये 600 जो है वो अनफेवरेबल डिक्लेयर होगा। यहाँ तक हमारी फाइल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब ये सारे आगे से जो सवाल है ना ये मॉक के शुरू होते हैं। ये मॉक को जो बच्चे कह रहे थे ना कि हम पेपर में किस तरह करें, पेपर पैटर्न अलग होता है, रजिस्टर पे अलग होता है, तो हम ये किस तरह करें, अब उनके लिए ये बात है कि वो इस सवाल को
मॉक वाले पोर्शन को खुद करेंगे। मॉक पे वो किस तरह होगा, आप लोग पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे सर्च करेंगे क्वेश्चन को और वहां जाके सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। हाँ, अगर किसी एंट्री में कोई चीज समझ नहीं आती तो वो ग्रुप ओपन होता है, आप वहां पे पूछेगा, कोई स्टूडेंट बता देगा आपको रिप्लाई, नहीं तो मैं अवेलेबल हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब ये देखें ना, टोटल हमारे कोई सवाल बनते थे 15 से 20 के दरमियान सवाल बनते हैं। अब जो बंदा 15 से 20 सवाल कर ले और उसमें से उसको 30 नंबर का पेपर आ जाए, तो इससे बड़ी क्या गनीमत हो सकती है आप लोगों के लिए। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये 4 फाइल्स ओपन है, लेकिन हमने मेजर फोकस अपना 52 पेजेस वाली फाइल पे रखना है। मीन वाइल मैंने ड्यूरिंग द सेशन इस 25 पेजेस वाली फाइल को भी थोड़ा सा, मतलब जब क्वेश्चन नीट देखना होता था तो मैं चला जाता था। ठीक है। अब ये बार ये आ जाती है, एक दफा मैं इस फाइल में भी आया। ये फाइल इस तरह है कि आपको थोड़ी सी समझ आने में मुश्किल लगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, तो आपको शायद समझ में ना आए। एक ये वो वाहिद फाइल है 33 पेजेस वाली जो मैंने बिल्कुल ओपन ही नहीं की थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बच्चों इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन वो क्या है, दोबारा गौर से सुन लें, वो ये चीज है कि इसको आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसलिए लेना है कि आप ये देख सकें कि पेपर पैटर्न किस तरह होता है। आप जब इस फाइल को ओपन करेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे, तो जो पेपर पैटर्न इसमें फॉलो किया गया ना, आपने जस्ट उसी को फॉलो कर लेना। मतलब जस्ट एक ना गेस के तौर के ऊपर, अच्छा पेपर में इस तरह होगा, बाकी ज्यादातर आइडिया आपको ना उसके अंदर हो जाएगा। जो आप लोग कर रहे हैं, मॉक अटेम्प्ट करेंगे ना, उसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम आइडिया इस चीज का हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह आता है, और वो रजिस्टर से